नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी-एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एवं बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? समग्र मांग पर, समग्र आपूर्ति पर, मांग एवं आपूर्ति के संतुलन पर, प्रभावी मांग पर। तो केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो है वह समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है और उस संतुलन को प्रभावी मांग कहा जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर जो है प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। 1 का सही आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आय रोजगार के निर्धारण के संबंध में समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें से पहली विचारधारा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है और दूसरी विचारधारा केन्स द्वारा दी गई है। केन्स ने अपने रोजगार या राष्ट्रीय आय के निर्धारण के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य दिए हैं। उन तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं क्या क्या केन्स के रोजगार निर्धारण सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। तो केन्स रोजगार सिद्धांत में रोजगार अथवा आय का स्तर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के समता द्वारा निर्धारित करते हैं। समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के समता बिंदु को ही केन्स क्या कहते हैं? ये इसे प्रभावी मांग कहते हैं। और इस संतुलन पर ही मांग का स्तर या रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। केन्सीय मॉडल में मूल्य स्तर तथा पूर्ति वक्र दिए हुए होते हैं, जिन्हें मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। केन्सियन प्रणाली में आय रोजगार का निर्धारण समग्र मांग द्वारा होता है तथा केन्स के सिद्धांत में समग्र मांग का सिद्धांत या प्रभावी मांग का सिद्धांत कहा जाता है केन्स के सिद्धांत को। इसके अलावा केन्स के सिद्धांत में समग्र मांग में वृद्धि के द्वारा आय तथा रोजगार में वृद्धि लाई जा सकती है, पर जब तक समग्र पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार नहीं हो जाती तब तक क्या होता है? आय और रोजगार में वृद्धि लाई जा सकती है। समग्र मांग व्यय के ऊपर निर्भर करता है। समग्र मांग जो है व्यय के ऊपर निर्भर करता है और समग्र मांग मुख्य रूप से 4 चर शामिल किए जाते हैं समग्र मांग में, जिसमें सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। सी का आकार आय के आकार तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो सी बराबर कह सकते हैं C0 प्लस CY। समग्र मांग की वृद्धि के लिए केन्स ने सरकारी व्यय पर बल दिया है तथा विनियोग या सरकारी व्यय में वृद्धि गुणक प्रभाव के कारण आय में कई गुनी वृद्धि लाएगी। फलस्वरूप प्रभावी मांग तथा रोजगार का स्तर क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा। मतलब समग्र मांग में वृद्धि करने के लिए केन्स सरकारी व्यय बढ़ाने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा केन्स के तथ्यों में बताया गया है विनियोग का आकार पूंजी की सीमांत दक्षता तथा ब्याज दर के ऊपर निर्भर करता है और ब्याज दर तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। तो यह कुछ फैक्ट थे केन्स के रोजगार निर्धारण सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? मजदूरी में बढ़ोतरी करके, मजदूरी पर कर लगाकर, मजदूरी में गिरावट करके। तो से के अनुसार बेरोजगारी कम करने का एकमात्र तरीका जो है वह है मजदूरी में गिरावट करके। से मुख्य रूप से क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं और क्लासिकल अर्थशास्त्री बेरोजगारी को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए मजदूरी दर में गिरावट की बात करते हैं। मजदूरी दर जब गिराई जाएगी तो मजदूर सस्ते हो जाएंगे और इससे क्या होगा?
मज़दूरों की मांग बढ़ जाएगी, और जब मज़दूरों की मांग बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इससे क्या होगा, बेरोज़गारी का स्तर कम हो जाएगा या बेरोज़गारी समाप्त हो जाएगी। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, अर्थात क्लासिकल विचारधारा के अर्थशास्त्री मानते हैं अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होती है, पूर्ण रोजगार का स्तर पाया जाता है। और जो कुछ लोग बेरोजगार होते हैं वह ऐच्छिक बेरोजगार होते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार बेरोजगार रहते हैं, वह कार्य ही नहीं करना चाहते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किसके आर्थिक सिद्धांतों में माल्थस के सिद्धांत मूल में रहते हैं? रॉबिन्सन, कीन्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो कीन्स के सिद्धांत में आर्थिक सिद्धांत जो है माल्थस के सिद्धांत मूल रूप में रहते हैं। छठा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है आय के स्तर पर, ब्याज की उपलब्धता पर, रहन सहन के स्तर पर या ब्याज की दर पर। तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। कीन्स मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताते हैं। आकस्मिक कार्यों के लिए मुद्रा की मांग जो मुख्य रूप से आय पर निर्भर करती है। पूर्वोपाई उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, यह भी आय पर निर्भर करती है। और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए लेन देन के लिए मुद्रा की मांग इसका फलन है तो ब्याज दर का फलन है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, लेन देन के लिए मुद्रा की मांग आय का फलन है। और पूर्वोपाई उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग भी आय का फलन, और ब्याज या सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह ब्याज दर का फलन होती है। तो इस प्रकार से सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन है। डी ऑप्शन सही है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को सर्वप्रथम बताया था तो डाल्टन ने सर्वप्रथम अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्याज के प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं मार्शल, केन्स, रिकार्डो। तो कोई नहीं, ब्याज के प्राकृतिक दर के प्रतिपादक कोई नहीं है। ब्याज के प्राकृतिक दर प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से विक्सल का नाम आता है, और विक्सल ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए कोई नहीं सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ब्याज के कुछ सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। कौन कौन से ब्याज के सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया जान लेते हैं। बचत की मांग एवं बचत की पूर्ति का ब्याज सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया तथा इस सिद्धांत के समर्थक अर्थशास्त्रियों में पीगू, कैसल, वालरा एवं टाजिंग हैं। तथा ब्याज का ऋण कोष सिद्धांत या कह सकते हैं लोनेवल फंड थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्वीडिश अर्थशास्त्री विक्सेल हैं तथा ब्याज के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक भी विक्सेल हैं। ऋण योग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन विक्सेल ने किया था, समर्थन ओहलिन, मिर्डाल एवं रॉबर्टसन द्वारा किया गया था। ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था, यह सबको पता होगा। और यह तरलता पसंदगी सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने दिया है। इसके अलावा ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत सीनियर द्वारा दिया गया। ऑस्ट्रियन ब्याज का सिद्धांत, इसको मनोवैज्ञानिक ब्याज का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे बाम-बावर्क द्वारा दिया गया था। ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत माल्थस ने दिया था, माल्थस द्वारा प्रतिपादित किया था ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर फिशर ने दिया तथा ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, तो ब्याज का आधुनिक सिद्धांत जिसको हम लोग ISLM मॉडल कहते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हिग्स हैंसन हैं। तो यह ब्याज के कुछ सिद्धांत थे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है नव परिवर्तन का पारितोषिक, एकाधिकारात्मक लाभ, जोखिम उठाने का प्रतिफल, समन्वय का पारितोषिक। तो शुद्ध लाभ में एकाधिकारात्मक लाभ नहीं शामिल किया गया है। एकाधिकारी का लाभ तो शामिल किया गया है लेकिन एकाधिकारात्मक लाभ नहीं शामिल किया गया, इसलिए बी हो जाएगा। शुद्ध लाभ क्या है? तो अगर शुद्ध लाभ निकालना है तो कुल लाभ में से साहसी के साधन का प्रतिफल,
प्लस ह्रास तथा संरक्षण पर व्यय तथा प्रबंधन का प्रतिफल या कह सकते हैं समन्वय का पारितोषिक प्लस एकाधिकारी का लाभ तथा आकस्मिक लाभ घटा दिया जाता है कुल लाभ से, तब क्या मिलता है? शुद्ध लाभ मिलता है। लगान का आधुनिक सिद्धांत विकसित किया, तो लगान का आधुनिक सिद्धांत जॉन रॉबिन्सन द्वारा दिया गया था। अच्छा, लगान के कुछ और सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी जान लेते हैं। तो यहाँ इसका आंसर 8 का हो जाएगा ए। और कौन कौन से लगान के सिद्धांत हैं? रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत मुख्य रूप से भूमि से संबंध रखता है। रिकार्डो कहते हैं सिर्फ भूमि पर ही लगान लेना चाहिए। लगान को भेदात्मक बचत भी रिकार्डो कहते हैं, और रिकार्डो ने लगान को असीमित भूमि एवं सीमित भूमि की उपज के अंतर के आधार पर मापा है। अधिसीमांत भूमि एवं सीमांत भूमि के अंतर के आधार पर मापा है। इसके अलावा लगान का आधुनिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं, जो आधुनिक सिद्धांत की अगर व्याख्या की बात की जाए तो आधुनिक सिद्धांत के प्रतिपादक श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और व्याख्या जे.एस. मिल द्वारा की गई थी। आभास लगान सिद्धांत के प्रतिपादक, तो आभास लगान सिद्धांत के प्रतिपादक मार्शल को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 9 नंबर क्वेश्चन। लगान के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर सूत्र पूछा गया है। लगान बराबर होता है, तो आधुनिक सिद्धांत के आधार पर लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय, तो वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही हो जाएगा 9 का। आभास लगान संबंधित है, तो आभास लगान के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो मार्शल आभास लगान के प्रतिपादक हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों जैसे मशीन द्वारा अर्जित आय को आभास लगान कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभास लगान अल्पकाल में मिलता है या दीर्घकाल में, तो आभास लगान अल्पकाल में प्राप्त होता है। क्या है सूत्र, क्या हो जाएगा आभास लगान का? कुल आय टोटल रेवेन्यू या कुल आगम कुल आय माइनस टोटल वेरिएबल कास्ट, यह आभास लगान का सूत्र हो जाएगा। तो कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत सी ऑप्शन में है। 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए 6, बी 2, सी 4, डी 5। तो शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं: समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद एवं पुनरुद्धार। अगला क्वेश्चन है शुम्पीटर नवप्रवर्तन की भूमिका सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? मजदूरों को, लेनदारों को, पूंजीपतियों को, कोई नहीं। तो शुम्पीटर नवप्रवर्तन की भूमिका साहसी को सौंपते हैं या उत्पादक वर्ग या उद्यमी को सौंपते हैं, और यह ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से चालू होकर 1979 तक चलनी थी 5 वर्ष के लिए, लेकिन जनता सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, मतलब 1978 में समाप्त कर दिया गया था। और 1978 से 83 तक 5 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना को चलाने की योजना बनाई गई थी। 1978-79 से रोलिंग प्लान चलाने की योजना बनाई गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है अनवरत योजना भारत में लागू की गई। तो
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त कर अनवरत योजना लागू की गई थी। तो 1978 बी ऑप्शन में 78-79। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को है, और अनवरत योजना के प्रतिपादन या प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो गुन्नार मिडल को इसका प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त देश ने वार्षिक योजना भी चलाई है, उसकी संख्या है 3, 1, 2, 6। तो पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या जो है वह 12 पंचवर्षीय योजना चली है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल 2012 से 17 के बीच में था, और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगर यहाँ पूछा गया है कि वार्षिक योजना कितनी चली हैं, तो वार्षिक योजनाओं की संख्या 6 है। 1966 से 69 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक पंचवर्षीय योजना चली। 1979 80 के बीच में वार्षिक योजनाएं चली, और 1990-92 के लिए वार्षिक योजना चली। तो 1966-69 3 वर्ष, 1979-80 1 वर्ष, और 90-92 मतलब 90-91 2 वर्ष। तो यह टोटल 6 वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना, वार्षिक पंचवर्षीय योजना जो है वह 6 चलाई गई थी। डी सही है। अगला, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 और 5 ईयर प्लान। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, और 1975 का समय जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच चली थी। तो इस प्रकार से 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। डी सही है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में एशियन विकास बैंक के अगर सदस्यों की बात की जाए तो वर्तमान में एशियन विकास बैंक के 68 सदस्य देश हैं। सबसे लास्ट में 2019 में न्यू एशियन विकास बैंक का सदस्य बना। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। एशियन विकास बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान है जिसका उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों को गरीबी कम करने में मदद करना है। तो इस प्रकार से एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ए सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताए थे 19 दिसंबर 1966 को एशियन विकास बैंक की स्थापना हुई थी। सी सही है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और WTO ने किसका स्थान लिया? तो WTO ने गैट का स्थान लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगर WTO के सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में 164 सदस्य देश WTO के सदस्य हैं। 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान है, तथा गोंजी ओकोंजो इवेला WTO की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो पहली अफ्रीकी महिला महानिदेशक हैं, जो नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी हैं। तो यह कुछ फैक्ट थे WTO के बारे में। अगला क्वेश्चन है, WTO में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश हैं। 164 सदस्य देश, और 164वें सदस्य का नाम अफगानिस्तान है। असंतुलित समृद्धि की धारणा विकसित की गई थी। तो असंतुलित समृद्धि की धारणा हर्षमैन द्वारा विकसित की गई थी। असंतुलित समृद्धि के प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों में हर्षमैन हैं। हर्षमैन ए ऑप्शन में सही है। इसके अलावा सिंगर,
प्रेविसिंगर, रोस्टो एवं किंडलवर्गर असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगर संतुलित विकास के समर्थक या प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो नेल्सन, रोडान, लुइस तथा नर्क्स संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्पतन सिद्धांत रोस्टो द्वारा दिया गया था। रोस्टो ए ऑप्शन में है, 22 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, हेरोडियन अर्थव्यवस्था में GA बराबर कितना दिखा रहा है? 10% दिखा रहा है और GW बराबर दिखा रहा है 8%। तो GA ज़्यादा हो अगर GW से तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। GA क्या बताता है? राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है। GA का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से होता है और अगर आय या राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इससे क्या होता है? GW का संबंध उत्पादन से होता है, तो इससे क्या होता है? उत्पादन कम होता है। अगर आय बढ़ती है और उत्पादन कम होता है तो इससे क्या होता है? मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? महंगाई हो जाएगी। तो GA अगर ज़्यादा है GW से तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। अगर GA GW के बराबर है, GA बराबर GW, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में सतत समृद्धि की अवस्था होती है और हर मॉडल में अल्पकालीन चाकूधार की समस्या यही कहलाती है। इसके अलावा अगर GW ज़्यादा हो GA से तो ऐसी कंडीशन होती है दीर्घकालीन अविस्फीति की, तथा GW अगर कम हो GN से तो दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति होती है, तथा अगर GA ज़्यादा हो GW से तो यह स्फीति अंतराल को व्यक्त करता है। हायरार्ड मॉडल में असंतुलन उत्पन्न होने का कारण जो है स्थिर पूंजी श्रम अनुपात होता है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट प्लानिंग टॉपिक आगे पढ़ते पढ़ते पहुँचेंगे तो विकास के जो या समृद्धि के जो मॉडल हैं उन मॉडलों में हम लोग हेरट-डोमर का मॉडल, कैल्डार का मॉडल तथा सोलो के मॉडल को विस्तार से अध्ययन करेंगे। और यह क्वेश्चन डेवलपमेंट प्लानिंग के ग्रोथ से लिया गया है, ग्रोथ मॉडल टॉपिक से लिया गया है, हेरट मॉडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सोलो के समृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन है? तो सोलो के समृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत जो है पूंजी श्रम अनुपात का फलन है। 24 भी सही है। 25 समृद्धि मॉडल में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया डोमर ने, टॉबिन ने, मोदिग्लियानी ने, कोई नहीं। तो समृद्धि मॉडल में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम टॉबिन द्वारा किया गया था और टॉबिन ऑप्शन में है नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा 25 का डी। 26 निम्न चित्र में प्रस्तुत है, तो यह चित्र ध्यान से देखना है और इस प्रकार के चित्र में डी मांग वक्र तो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है। तो यह पूर्ति वक्र ऊपर बढ़ता हुआ होता है और संतुलन ई बिंदु पर दिखाया गया है। इसमें यह ध्यान देना है, अगर एक्स अक्ष पर पी दिया गया है तो यह सामान्य संतुलन वालरा के सामान्य संतुलन की बात करता है आरेख। अगर एक्स अक्ष पर पी दिया गया है और वाई अक्ष पर क्या रहेगा? मांग और सप्लाई रहेगी, तो यह क्या बताएगा? वालरा के सामान्य संतुलन की बात करता है। अगर एक्स अक्ष पर पी दिया गया है अर्थात पी आधार अक्ष पर है, अगर आरेख बना है इसी प्रकार से और पी कहाँ दिया गया है? वाई अक्ष पर दिया गया है और एक्स डिमांड और सप्लाई एक्स अक्ष पर दी गई है, तो यह आरेख मार्शल के आंशिक संतुलन की व्याख्या करता है।
तो 26 नंबर क्वेश्चन में जो एक्स अक्ष पर दिया गया है वह पी दिया गया है, इसलिए यह वालरा के सामान्य संतुलन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से 26 का सही आंसर ए हो जाएगा।